बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग एक ऐसी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि किसी भी मुल्क के अंदर जो ना हर सिटीज़न की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बाकी कंट्रीज़ की तरह पाकिस्तान के अंदर भी जो ना ये लॉ इम्प्लीमेंट है, लॉ एप्लीकेबल है कि हर सिटीज़न, पाकिस्तान का हर सिटीज़न जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करता है एज़ पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, तो उसने ना अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है हर साल, हर हाल में। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक लॉ के अंदर टैक्स पेयर्स को ना उनके लीगल स्ट्रक्चर की बेस पे, उनको उनके अर्निंग सोर्स की बेस पे और उनको ना जोग्राफिकल प्लेसमेंट की बेस पे जो ना उनको डिफरेंट उनको क्लासेस में कैटेगराइज किया हुआ है। तो जितनी भी क्लासेस में उसको कैटेगराइज किया हुआ है तो उनको ना कंबाइन करके ना उसको पर्सनस का नाम दिया गया है। इन पर्सनस में सैलरीड पर्सन भी इंक्लूड है, यानी कि सैलरीड इंडिविजुअल भी इंक्लूड है। तो बाकी जो दूसरे जो कि पर्सनस में की डेफिनेशन में जो दूसरे टैक्स पेयर्स आते हैं, इनमें कंपनी है, एओपी है, एनजीओ है, बिजनेस इंडिविजुअल है और सैलरीड पर्सनस है, जिसको सैलरीड इंडिविजुअल हम बोलते हैं या सैलरीड पर्सनस बोलते हैं, या उसको हम ना उर्फ़ आम में तनख्वाहदार अफराद बोलते हैं। तो उनको भी ना लॉ के अंदर डिफ़ाइन किया गया है कि उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न किस तरह फाइल करनी है और उनकी जो ना टैक्सेबिलिटी क्या क्या होगी। तो इस वीडियो में हम सिर्फ सैलरी पर्सन से रिलेटेड जो इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग है उसका तरीकाकार है, उसकी जो है ना उसके ऊपर क्या टैक्स रेट एप्लीकेबल होगा और उसकी जो है ना उसके टैक्स अलाउंसेस, उसकी जो सैलरीड जो टैक्सेबल इनकम है, उसकी नॉन टैक्सेबल इनकम है, उसकी एग्जम्प्ट अलाउंसेस है, तो उसको हम ना रिटर्न के अंदर कहाँ पे प्लेसमेंट करेंगे उसकी। तो इस तरह जो ना वो विद रिस्पेक्ट टू सैलरीड पर्सन के लिहाज से, सैलरी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ें उनकी टैक्स रिटर्न के अंदर आएगी तो वो उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो लिहाजा ऐसे अफराद जो कि ख़ुद से अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं और जो सैलरीड पर्सन है, तो वो इस वीडियो को डिटेल तक लाजमी तौर पे देखें ताकि जो ना वो स्टेप बाई स्टेप ना उनका कोई भी लीगल पॉइंट मिस ना हो जाए, स्किप ना हो जाए, और वो अगर ख़ुद से अपनी रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो वो उसमें ना कोई भी ना गलती के इम्कानात ना रहे। और ऐसे अफराद जो कि अपनी रिटर्न किसी टैक्स कंसल्टेंट से फाइल करवाते हैं या करवाएंगे, तो वो भी इस वीडियो को लाजमी तौर पे देखें, क्योंकि जब वो उनके बिहाफ पे उनका जो टैक्स कंसल्टेंट है या उनका लायर है वो उनकी रिटर्न फाइल करेंगे तो उनको आइडिया हो कि वो जो रिटर्न है उन्होंने किस तरह फाइल की है और उसको उन पर्सनस को अंडरस्टैंडिंग करने में ईजीनेस हो। और जब वो रिटर्न सबमिट होके इनके पास आ जाए या फिर रिटर्न सबमिट करने से पहले कोई टैक्स कंसल्टेंट आपको रिव्यू के लिए देता है तो आपको ना उसको अच्छी तरह से रिव्यू कर सकें और उसमें जो ना लीगल पॉइंट्स को भी ना आप अपने लायर के साथ या अपने टैक्स कंसल्टेंट के साथ ना उसको डिस्कस कर सकें और उस पर ना क्लैरिटी ले सकें। तो लिहाजा आपको ना ये स्ट्रॉन्गली रिकमेंड किया जाता है कि जितने भी सैलरी पर्सन हैं वो इस वीडियो को लाजमी तौर पे एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में हमने ना कि सिर्फ रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर डिस्कस करना है, बल्कि ना इसमें ना लीगल टर्मिनोलॉजी भी डिस्कस करनी है, लीगल पॉइंट भी डिस्कस करने हैं, और इसके अलावा जो ना वो टैक्स चालान कैसे बनेगा सैलरी पर्सन के लिए, तो उसको भी है ना हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। जी नाज़रीन, आपको बताते जाएं कि इस वीडियो में हमने जो ना क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने हैं, क्या क्या कंटेंट डिस्कस करने हैं, उसको हमने लिस्ट आउट किया हुआ है, तो ताकि आपको भी ना समझने में आसानी हो। और अगर आपने कोई पॉइंट सिर्फ करना चाह रहे हैं और सिर्फ स्पेसिफिक एरिया को ही आप व्यू करना चाहते हैं, अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, तो आप डायरेक्टली जो ना उस एरिया पे जाके ना वीडियो अपनी देख सकें। तो इसमें जो ना ये हमने जो ना 7 पॉइंट्स उसको लिस्ट आउट किया हुआ है, तो उसको हम ना 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ताकि जो ना वो वीडियो जो ना ये सैलरी पर्सन के पॉइंट से जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो वीडियो है वो ना वो सिस्टमेटिकली जो ना वो आगे जो ना प्रोसीड हो सके। सबसे पहले है कि हु आर एलिजिबल टू सबमिट टैक्स रिटर्न। तो एक ये भी जो ना काफ़ी लोगों के लिए एक सवाल बनता है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। उसमें सैलरी पर्सन का भी सवाल बनता है। अब सैलरी पर्सन के अंदर भी ना डिफरेंट सैलरी स्लैब होते हैं, तो वो उनका भी एक क्वेश्चन बनता है कि क्या हम लोग अगर किसी की सैलरी साल की 4 लाख है, किसी की 8 लाख है, किसी की 20 लाख है, तो सबका ये क्वेश्चन बनता है कि उनका ये बनता है कि हम लोग रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल है एज़ पर लॉ, जो ना हम लाइबल है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम रिटर्न फाइल करें ना करें। तो आपको बताते जाएं कि इस विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट
इसी चैनल के ऊपर यूसुफ हसन एसोसिएट्स के वीडियो चैनल के ऊपर जो ना ये वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप ना वो वीडियो देख के जो ना आप जो ये वीडियो देख के ये वाला जो ना अपना जो क्वेश्चन है उसको जो ना रिमूव कर सकते हैं। उसको जो आपके पास ये में जो भी क्वेश्चन होंगे तो आप ना वो वीडियो देख के इंशाल्लाह जो आपके रिमूव हो जाएंगे, और आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि किन किन पर्सनस ने, किन किन इंडिविजुअल्स ने, किस कंपनी ने, या कोई भी प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है या फिर नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड एंटिटी है, तो किस किस के लिए मैंडेटरी है, कंपल्सरी है कि वो रिटर्न फाइल करें अपने, ताकि वो जो ना एज़ पर लॉ जो ना अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकें। दूसरा पॉइंट ये है कि सैलरीड पर्सन के लिए ना मिनिमम टैक्सेबल सैलरी की लिमिट क्या है। तो आपको ये बताते जाए कि बेसिकली ये जो वीडियो है ना ये ना टैक्स ईयर 2020 के पॉइंट ऑफ से बनी हुई है, तो जैसे ही टैक्स ईयर 2021 की रिटर्न अपलोड होगी तो हम लहदा से इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो अपलोड कर देंगे। तो फिलहाल ये जो वीडियो है सैलरी पर्सन की टैक्स रिटर्न की फाइलिंग जो है ना टैक्स ईयर 2020 के भी टैक्स के लास्ट के मुताबिक बनाई जा रही है। तो दूसरा पॉइंट ये बनता है कि टैक्सेबल सैलरी की लिमिट क्या है टैक्स ईयर 2020 के मुताबिक जो सैलरी पर्सन है। तो आपको बताते जाएँ कि मिनिमम जो ना 6 लाख की ना टैक्सेबल सैलरी की लिमिट है। अगर 6 लाख या उससे ज़्यादा की सैलरी होगी तो आप टैक्स जो ना वो इम्पोज होना शुरू हो जाएगा एज़ पर स्लैब रेट। तो वो स्लैब रेट क्या है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के शेड्यूल 1 के अंदर मेंशन है। तो वो भी हम आपको ना अभी जैसे आगे प्रोसीजर करेंगे हम आपको ना वो भी व्यू करा देंगे। तीसरा पॉइंट यह है कि ऐसा कौन कौन सा डाटा चाहिए होता है कि जो कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए ज़रूरी होता है, जो कि हमने जो ना एपीआर के पोर्टल पे अपलोड करना होता है और उसको ना कंपाइल करना होता है। तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं जी। ये हमने ना इंफॉर्मेशन लिस्ट ऑन की हुई है जी दोस्तों, हमने ये इंफॉर्मेशन लिस्ट ऑन की हुई है आपकी आसानी के लिए, ताकि जो ना इजीली जो ना अंडरस्टैंडिंग हो सके कि सैलरीड पर्सन ने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो ना उसको कंपाइल करना है, उसको जो ना मेंटेन करना है। तो इसमें आपको ये भी बात बताते जाएँ कि ये जो ना वीडियो ये विद रिस्पेक्ट टू सैलरीड पर्सन की टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के लिहाज से बनाई गई है। अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि बिज़नेस पर्सन है या जो ना उसकी सैलरीड पर्सन के अलावा जो ना अदर इनकम भी है, लाइक जो ना वो रेंटल इनकम भी अर्न कर रहा है, या उसके शेयर्स वगैरह भी है, या फिर जो ना वो प्रॉफिट मल्टीपल इन्वेस्टमेंट के ऊपर प्रॉफिट उससे आ रहा है, तो वो जो ना उसके लिए सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसको देख लें। लेकिन अगर उस पर्सन की किसी पर्सन की सिर्फ सैलरी है और वो जो है ना रिटर्न फाइल करना चाह रहा खुद से, तो वो जो ना ये वीडियो डिटेल से देख लें, और ताकि जो ना उसे ना मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। तो एक और बात आपको बताते जाएँ, ये जो वीडियो जो ना विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट सैलरी पर्सन चाहे वो गवर्नमेंट सैलरी पर्सन है, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो दोनों ही इस वीडियो के देख के जो ना ईजिली अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो बताते जाएँ कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए जो जो आपको डाटा या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी तो उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसमें ना बेसिकली 4 तरह का डिफरेंट डिटेल चाहिए होती है, यानी कि इनकम की डिटेल हमें चाहिए होती है, एक्सपेंसेस की डिटेल चाहिए होती है, एसेट्स की डिटेल चाहिए होती है, और जो ना आपको लाइबिलिटीज़ की डिटेल चाहिए होती है। तो अब इसको जो ना हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। एक और आपको बात बताती जाएँ कि जो बेसिकली ये टैक्स ईयर 2020 के मुताबिक रिटर्न फाइल की जा रही है। तो जो टैक्स ईयर होता है पाकिस्तान के अंदर बेसिकली ये जुलाई से जून तक के पीरियड जो 12 महीने हैं तो उसमें ये फॉल करता है। यानी कि अगर हम टैक्स ईयर 2020 की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो रिटर्न अभी हम सबमिट करेंगे तो इसमें जितना भी डाटा होगा वो जुलाई 2019 से लेकर जून 2020 तक के जो पीरियड है इसके दरमियान से रिलेटेड डाटा होगा। तो ना इससे पहले जो डाटा होगा वो नहीं मैटर करेगा, जो उसके बाद वाला डाटा जो है ना वो फिर अदर रेलिवेंट टैक्स ईयर से रिलेटेड होगा। तो इसमें जो डाटा जितना भी होगा वो जुलाई 2019 से लेकर जून 2020 तक की जो पीरियड है उससे रिलेटेड होना चाहिए या फिर होगा। इनकम की हम बात करते हैं कि जो सैलरी पर्सन है उसकी इनकम के लिए क्या क्या डिटेल हमें चाहिए होगी, यानी कि उसने जो टैक्स ईयर 2020 के अंदर जितनी अपनी सैलरी रिसीव चाहिए होगी वो हमें डिटेल चाहिए होगी, वो कितनी डिटेल है। तो अगर वो जो पर्सन जो ना टैक्सेबल सैलरी है उसकी फॉल कर रही है, तो वो जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वो चाहे प्राइवेट इदारा हो चाहे वो गवर्नमेंट का इदारा हो, तो वो ना साथ साथ जो ना विद होल्डिंग टैक्स भी काटते हैं। तो विद होल्डिंग टैक्स अगर काटते हैं तो आपने ना उनसे ना विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट भी ले लेना है, तो ये आपको इजीली उनसे मिल जाएगा। तो वो जो भी आपकी एम्प्लॉयर होगा या फिर आपका जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा वो ना लाइबल है कि आपके ना विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट आपको ना प्रोवाइड करें, क्योंकि उन्होंने आपके भी यहाँ पे टैक्स काट के ना गवर्नमेंट को जमा करवाया होता है। दूसरा ये है कि अगर आपको इसी टैक्स ईयर के दौरान अगर आपको किसी भी तरह का जो ना प्रोविडेंट फंड रिसीव हुआ है या ग्रेजुटी फंड रिसीव हुआ है या जो ना कोई भी अदर बेनिफिट रिसीव हुआ है,
तो आपने जो ना वो जो बेनिफिट रिसीव हुआ है उसकी डिटेल आपको चाहिए होगी, तो वो डिटेल आपने जो ना वो आगे जाके रिकॉर्ड करनी है, वो एग्जैक्ट डिटेल आपको चाहिए होगी। तो इसके अलावा ना अगर कोई ऐसा पर्सन, सैलरीड पर्सन जिसकी अदर इनकम भी है, तो वो मतलब कि कोई और भी सोर्स से इनकम अर्न कर रहा है, किसी जगह पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, या कोई छोटा मोटा जो ना कहीं से एक कमीशन थोड़ी बहुत ही ले रहा है, तो वो जो इनकम होगी वो ना एज पर सिनेरियो उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर इनकम की नेचर के मुताबिक जो ना उसकी टैक्सेशन चेंज हो जाती है। तो ये भी ना एक डिफरेंट चीज़ है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो अदर इनकम है उसका सोर्स क्या है और वो इनकम कहाँ से आ रही है। तो इसको भी हम जब रिटर्न फाइल करेंगे तो इसको जो ना हम थोड़ा सा सरसरी से डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपको जैसे कि पहले बताया है कि अगर आपकी जो ना बिजनेस इनकम भी है या फिर अदर मल्टीपल सोर्सेज में इनकम इनकम भी है, तो आपकी ना उसको अलग से वीडियो देखनी है। उस वीडियो के अंदर ना उसको डिटेल में इंशाल्लाह जो ना डील किया जाएगा। ये इनकम की हमने बात कर ली। अब एक्सपेंस की तरफ आते हैं कि पहली अगर तो आपके पास एक्सपेंस की जितने भी एक्सपेंस है ये भी लिस्ट आउट किए हुए हैं, तो अगर आपके पास एग्जैक्ट उसकी इन्फॉर्मेशन है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज जो ना आपको उसको टोटल लमसम एक्सपेंस भी ना हम उसको रिटर्न के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो इसमें एक्सपेंसेस क्या क्या चाहिए होगा कि एक तो हमें पता हो कि आपने जितनी भी एजुकेशन फीस अपने किड्स की पे की हुई है ड्यूरिंग द ईयर, वो डिटेल चाहिए होगी। और लॉ के मुताबिक ना अगर किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर आप जो ना 2 लाख या उससे ज़्यादा की फ़ीस पे कर रहे हैं किसी भी अदारे को, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, तो वो जो ना उसके बाद में विद उसकी विद होल्डिंग स्टार्ट हो जाती है। तो विद होल्डिंग वो 5% के हिसाब से होती है। तो अगर उन्होंने आपकी विद होल्डिंग भी काटी हुई है तो वो आपने उनसे विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट लेना है अगेंस्ट जो ना एजुकेशनल विद होल्डिंग टैक्सेस। दूसरा है कि आपके नाम पर या आपके भी यहाँ पे अगर आप खुद से बिल पे कर रहे हैं, पीटीसीएल के बिल यहाँ हो जाए या इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, तो उसकी भी कॉपियाँ आपने मेंटेन कर लेनी है, उसकी कॉपियाँ भी कलेक्ट कर लेनी है। और ये जो कॉपियाँ हैं जो बेसिकली जुलाई 2019 से लेकर जून 2020 तक जो कि टैक्स ईयर 2020 बनता है उसके रिलेटेड जो आपके बिल्स होंगे उसको आपने इकट्ठा कर लेना है। इसके अलावा आपका जो पूरे साल का मोबाइल एक्सपेंस का होगा वो आपने उसकी डिटेल ले लेनी है। अगर आप ना जो रेलिवेंट अपना मोबाइल नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप उनसे विद होल्डिंग सर्टिफिकेट लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टैक्स ईयर 2020, तो आपको ना उसमें कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कि उसमें अपना जो बिल कितना मोबाइल एक्सपेंस कितना कंज्यूम किया है और उसके ऊपर विद होल्डिंग कितनी हुई है। तो ये जो विद होल्डिंग टैक्स है ये वाला भी विद होल्डिंग टैक्स और एजुकेशन वाला विद होल्डिंग टैक्स, और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो उसके ऊपर भी ना एक स्पेसिफिक लिमिट के बाद जो ना विद होल्ड टैक्स होता है। तो ये तीनों विद होल्ड टैक्स जो ना बेसिकली एडजस्टेबल होते हैं, तो ये आपके ना एट द एंड ऑफ टैक्स ईयर जो ना जो लाइबिलिटी बन रही होगी तो उसमें वो एडजस्ट हो जाएगा। इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर जो आपने ज़कात पे किया, डोनेशन पे किया, या अगर आपने कोई हाउस लोन लिया हुआ तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया हुआ उसकी डिटेल आपके पास हो। तो इसके अलावा जो ना अगर आपकी सैलरी के ऊपर जो ना कोई डिडक्शन हो रही है रिगार्डिंग सोशल सिक्योरिटी, ईओबी, प्रोविडेंट फंड या कोई भी अदर फंड से रिलेटेड, वो डिटेल आपके पास इकट्ठी होनी चाहिए, वो डिटेल आपके पास जो ना अवेलेबल होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपने किसी थर्ड पार्टी से लोन लिया हुआ है या बैंक से लिया हुआ है या कंपनी से लिया हुआ है तो उस लोन की ड्यूरेशन कितनी हो रही है वो इन्फॉर्मेशन हो। और इसके अलावा आपको बताते जाएँ कि अगर आपके पास कोई गाड़ी है तो उसके ऊपर आपने अगर टोकन टैक्स पे किया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, जो हम एनुअल टैक्स पे करते हैं, तो उसके ऊपर भी ना विद होल्डिंग की डिटेल होती है। तो वो विद होल्ड अगर आपसे वो टोकन टैक्स अवेलेबल है, पे किया हुआ है, तो उसकी जो भी ना कॉपी आप ले लें तो उसके ऊपर ना विद होल्डिंग टैक्स आ जाएगा। ये तो हो गई हमारे पास इनकम और एक्सपेंस की डिटेल। अब हम बात करते हैं एसेट्स की डिटेल, क्या 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 एसेट्स की डिटेल चाहिए होगी। तो आपको बताते जाएं कि आपके पास जितने भी अगर आपके नाम कोई एसेट रजिस्ट कर रहे हैं रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, रिगार्डिंग व्हीकल, या आपके नाम को जो बैंक अकाउंट है, तो इन सब की जो ना क्लोजिंग वैल्यू होगी ना एज एट जून 30 2020 के डेट के ऊपर, तो उसके ना क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होंगे हमें। यानी कि अगर आपके नाम कोई 1 या 2 या 3 प्रॉपर्टी हैं तो उस प्रॉपर्टी की जो ना 30 जून 2020 के ऊपर वैल्यू क्या थी, उसका एड्रेस वगैरह क्या था, वो डिटेल चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी ना वो आपकी CNS के ऊपर जितने भी बैंक स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो एक हो चाहे वो मल्टीपल बैंक स्टेटमेंट्स हो, उन सब के जो ना क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होंगे एज एट जून 30 2020 के डेट के ऊपर। इसके अलावा जो है ना आपके अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी भी नेशनल सेविंग सेंटर के अंदर या किसी भी ऐसे बैंक या अदारे में या इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट में जहाँ से आपको प्रॉफिट अर्न होता है, तो उसमें जो आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है उस इन्वेस्टमेंट का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए आपको। हमें चाहिए 30 जून 2020 की डेट का। तो इसके अलावा अगर आपने किसी को लोन दिया हुआ है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो चाहे फैमिली मेम्बर हो, या आपने किसी कंपनी को पे किया हुआ लोन, तो उस लोन का जो ना 30 जून 2020 की डेट के ऊपर क्या बैलेंस स्टैंड कर रहा है, तो वो डिटेल भी चाहिए होगी।
आगे हम लाइबिलिटीज़ की बात करते हैं कि लाइबिलिटीज़ अगर आपकी स्टैंड कर रही है 30 जून 2020 की डेट के ऊपर, तो उसके लिए क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया हुआ तो उस बैंक का जो आउटस्टैंडिंग लोन है 30 जून 2020 की डेट के ऊपर, वो लोन की डिटेल चाहिए होगी। अगर आपने कंपनी से लोन किया हुआ, अपनी कंपनी से लोन लिया हुआ, तो उसकी डिटेल चाहिए होगी 30 जून 2020 की डेट के ऊपर। और इसी तरह अगर आपने किसी फ्रेंड फैमिली मेम्बर या किसी भी ना आपने और अदर पर्सन से लोन लिया हुआ है, तो वो उसका ना क्लोजिंग बैलेंस चाहिए होगा। एक और आपको चीज़ बताते जाएं कि जो लोन है बेसिकली उसको हम ना लॉ जो ना उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड अलाउ नहीं करता, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर वो कंडीशन मीट करती होंगी तो वो जो लोन हम उसको क्लेम करेंगे रिटर्न के अंदर, तो तभी वो उसका लोन को लोन ट्रीट करने देगा। अगर हमने उसका स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट नहीं किया हुआ तो वो लोन को लोन नहीं ट्रीट करने देगा, वो उसको ना अदर इनकम का हमारा पार्ट बना के ना उसके ऊपर ना रेलिवेंट टैक्स अप्लाई कर देगा। तो इसलिए आपको ये भी बात बताती जाए कि जो लोन आपने अगर किसी से लेना है या देना है, तो उसकी ना स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं लोन को जो ना ट्रांसफ़र करने के लिए। तो उसमें कंडीशंस क्या है कि जो लोन आप किसी से ले रहे हैं या दे रहे हैं, वो थ्रू क्रॉस चेक हो, और अगर या क्रॉस चेक हो या फिर ना ऑनलाइन बैंक के थ्रू जो ना आपके अकाउंट में आया हो या आपने दूसरे अकाउंट किसी के दूसरे अकाउंट में भेजा हो। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि जो भी लोन लेने वाला है और लोन देने वाला है, दोनों का एनटीएन का होना लाजमी है। एनटीएन मतलब वो एनटीएन होल्डर हो, यानी कि वो दोनों को दोनों पर्सन जो ना एफपीआई में रजिस्टर्ड हो। तो तीसरी इसकी कंडीशन ये है कि आपके पास ना लोन का जो है एग्रीमेंट हो, लोन का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, और वो स्टाम्प पेपर के ऊपर जो ना साइंड हुआ हो और उसके ऊपर ना थंब भी लगे हो। तो ये तीनों कंडीशंस अगर आपकी मीट हो रही हैं तो फिर ना लोन को वो लोन ट्रीट करने देंगे एफपीआई वाले एज़ पर टैक्स लॉस। अगर ये वाली कंडीशन मीट नहीं हो रही, तो जो हमने लोन अपनी रिटर्न के अंदर ट्रीट किया होगा, तो वो लोन की बजाय ना वो उसको ना अदर इनकम का पार्ट बना के जो ना उसके ऊपर टैक्स अप्लाई कर देंगे। तो इसलिए जो ना ये चीज़ जो है ना उसको चीज़ों को लाजमी तौर पे ना बारीकी से देखना ज़रूरी है। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक अगर आपकी तरफ से होगी और रिटर्न आपकी सबमिट होगी, तो फिर बाद में ना आपके लिए अच्छा खासा मसला हो सकता है वो। और जो अगर आप किसी से लो कॉस्ट में अगर आप किसी से रिटर्न फाइल करवा रहे हैं कि यही कि हमारी खैर है, रिटर्न का कोई मसला नहीं है, सैलरी पर्सन है, तो वो बाद में जो ना आपको वो ना अच्छा खासा जो ना कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है। तो लिहाजा यही आपको ना रिकमेंड किया जा रहा है कि अगर आप खुद से अच्छी तरह से रिटर्न फाइल कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर अदरवाइज़ जो ना आप किसी अच्छे जो कंसल्टेंट से फाइल करवाएं, ताकि बाद में जो ना आपके लिए ना ज़हनी तौर पे ना कोई मसला ना हो, ना आपको फाइनेंशियली जो ना आपको नुकसान बर्दाश्त करना पड़े। जी, अभी हमने तीसरा पॉइंट देख लिया कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए जो कि सैलरी पर्सन है उसके लिए क्या क्या डाटा रिक्वायर्ड होगा। तो वो सारा हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लिया हुआ है, तो उम्मीद है उससे काफ़ी ज़्यादा आपकी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। अब जी, अब हम फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं कि फोर्थ पॉइंट के मुताबिक जो ना सैलरी पर्सन के लिए ना टैक्स रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट क्या होती है। तो ये ड्यू डेट जो ना बाय डिफ़ॉल्ट जो ना लॉ के अंदर जो ना 30 दिसंबर डिफाइन की गई है, अनलेस के कोई एक्सटेंशन नहीं मिल जाती है। तो टैक्स ईयर अगर हम टैक्स ईयर 2020 की बात करते हैं, तो टैक्स ईयर 2020 के मुताबिक जो ना अगर उसका क्लोजिंग जो है ना जून 2020 में होती है, तो ना 30 सितंबर 2020 तक रिटर्न तक ना हमने रिटर्न इसकी फाइल करनी थी। तो अगर उस डेट के ऊपर जो ना एफबीआई या रेलिवेंट जो हमारा जो रिटर्न फाइलिंग वाला जो डिपार्टमेंट है, अगर वो उसकी एक्सटेंशन दे देता है तो वेल एंड गुड है। नहीं तो अगर हम उस डेट के ड्यू डेट से के अंदर फाइल नहीं करते, तो फिर बाद में ना हमारे लिए ना पेनल्टी हमें पे करनी पड़ेगी, और वो ना इसके अलावा जो ना आईटीएल में की लिस्ट में नाम भी नहीं आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ना वो 30 सितंबर होती है डेट। तो अगर एफबीआई की तरफ से एक्सटेंशन आई जाती है तो वेल एंड गुड, फिर उसके मुताबिक ना हमें और फर्दर डेट मिल जाती है रिटर्न फाइल करने के लिए। अब जो हमारा पाँचवा पॉइंट है कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग पर प्रोसीजर क्या है। बेसिकली ये ऑनलाइन रिटर्न फाइल करनी होती है, तो हम अभी प्रोसीजर को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके बाद जो ना हम दो फर्दर पॉइंट डिस्कस करेंगे कि सैलरी के ऊपर जो टैक्स होगा उसका चालान कैसे क्रिएट होगा, और जो ना कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जिसको हमने लिस्ट आउट किया हुआ है। तो उम्मीद है कि वो भी जो ना आपके लिए हेल्पफुल होंगे विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न फाइलिंग और विद रिस्पेक्ट टू जो ना नोटिस हैंडलिंग, और ताकि जो ना आपको ईजिली ना ये चीज़ें हैंडल हो सकें। तो पहले जो ना हम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर देख लेते हैं कि जो हमने सैलरी पर्सन है उसकी टैक्स रिटर्न की फाइलिंग कैसे करनी है, और पोर्टल के अंदर ना कहाँ पे जाके डाटा फीड करना है। जी, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपने जो fbr.gov.pk की जो वेबसाइट है, मेन वेबसाइट है fbr की, उसको ओपन करना है। तो इसी वेबसाइट से ना बेसिकली बाकी अदर लिंक्स ओपन होते हैं, लिंक्स कनेक्टेड है। तो इसमें जो ना ये आईआरएस लिखा हुआ है इनकम टैक्स के नाम से, ये आइकन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हम आईआरएस के पोर्टल पे एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ से ना हम रेलिवेंट जो टैक्स पेयर है, जो सैलरी पर्सन है, उसको उसका जो ना लॉगिन एंट्री पासवर्ड ला के उसको लॉगिन करेंगे और एफबीआई के पोर्टल में एंटर हो जाएंगे।
जी, ये हमने लॉगिन कर लिया वैसे टैक्स पेयर को जो कि सैलरीड पर्सन है, अब इसकी रिटर्न फाइल करनी है। तो दो चीज़ें आप देख लेंगे, अगर तो किसी पर्सन का जो ना नोटिस पड़ा हुआ है, अगर उसने लेट रिटर्न फाइल किया तो उसके ना इनबॉक्स में नोटिस आ जाता है। तो अगर वो नोटिस पड़ा हुआ है तो नोटिस उसके इनबॉक्स में आ जाएगा। तो अगर उसका नोटिस नहीं पड़ा हुआ तो इसका मतलब है कि उसकी ना अभी तक उसको नोटिस रिसीव नहीं हुआ। तो नोटिस तब कब आएगा? नोटिस तब आएगा कि अगर आपका एंटिन पहले से बना हुआ है और आपने रिटर्न जो ना अभी तक फाइल नहीं की हुई और उसकी ड्यू डेट गुजर चुकी हुई है, तो आपको ना 114 का जो ना 114 सब सेक्शन 4 का जो नोटिस है वो आ जाएगा लेट फाइलिंग का। तो करंट केस में फ़िलहाल इस तरह का इस टैक्स पर कोई नोटिस नहीं आया हुआ। तो इसका नाम जो रिटर्न है रेलिवेंट टैक्स ईयर के हम ओपन करेंगे। जो ऊपर जो ना डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं, तो इसमें जो ना सेकंड टैब आ रहा है टैक्सेशन वाला। तो इसमें जो ना वो सेकंड कॉलम आ रहा है रिटर्न्स स्लैश स्टेटमेंट्स ओरिजिनल के नाम से। इसमें ना बेसिकली ये डिफरेंट रिटर्न फाइलिंग के जो ना वो डिफरेंट क्लास ऑफ पर्सनस के लिए ना पोर्टल अवेलेबल है। तो इसमें जो ना एक पहला आ रहा है सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल्स क्लासिक व्यू। तो अगर तो ऐसे पर्सन जिनकी सिर्फ और सिर्फ सैलरीड इनकम है या उनकी थोड़ी सी जो ना अदर सोर्स ऑफ इनकम है, और वो जो इनकम जो फ्रॉम अदर सोर्स जो ना वो डिफाइंड नहीं है, तो वो तब ना वो वाले पर्सन ये वाला जो ना टैब सेलेक्ट करेंगे। अदरवाइज की तो ऐसे पर्सन जिनकी सैलरी इनकम भी है, जिनकी बिजनेस इनकम भी है, या फिर उनका ना एओपी से शेयर भी आना है, और बाकी भी उनकी ना डिविडेंड वगैरह से उनकी टैक्सेस भी आ रहे हैं, तो उन्होंने ये वाला पोर्टल सेलेक्ट करना है, उन्होंने ये वाला पोर्टल नहीं जाना। दोनों पोर्टल में से आप रिटर्न फाइल कर लें, उसमें ना कोई भी लीगली कोई इशू नहीं होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो ना टैक्स पेड की आसानी के लिए जो ना एक लॉ ने जो पराल डिपार्टमेंट आईटी डिपार्टमेंट है एफबीआर का, उसने जो ना एक थोड़ा सा आसान जो ना वो यूज़र इंटरफेस डिफाइन किया था, ताकि जो सैलरीड पर्सन है उनको ना खुद से रिटर्न फाइलिंग करने में ईजीनेस हो। तो इसलिए ना उन्होंने एक एडिशनल पोर्टल इसमें टैब बेसिकली इंट्रोड्यूस करवा दिया होता है। तो आप चाहे इधर से रिटर्न फाइल कर लें, चाहे वो ये जो नॉर्मल रिटर्न वाला जो है ना टैब, उस पर क्लिक करके ना रिटर्न फाइल कर लें, दोनों में कोई मसला नहीं है, लीगली मसला कोई नहीं होगा। तो अगर हम फिलहाल जो ना पहला पोर्टल यूज़ करते हैं, ताकि वो जो यूज़र हैं वो उनके लिए रिटर्न फाइलिंग करने में ईजीनेस हो और वो उनको ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी से शिकार ना हो। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो इस पर क्लिक करते हैं, तो जैसे ही क्लिक करते हैं ना, तो ये जो ना बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। बाकी ये जो पीरियड वाला है ना एक टैब आ रहा है, पीरियड के हम टैब पे क्लिक करेंगे तो एक ना फर्दर इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे ना टैक्स पीरियड आ रहा है और आगे जो ना ब्लैंक लिखी हुई लाइन आ रही है। तो यहाँ पे ना हमने जो जिस टैक्स ईयर की रिटर्न हमने ओपन करनी है, तो वो टैक्स ईयर मेंशन करेंगे। तो करंट केस में हम टैक्स ईयर 2020 की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं, तो हमने 2020 मेंशन किया हो। तो ये आगे जो ना राइट साइड में सर्च वाला जो ना आइकन आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो नीचे जो ना ये टैक्स ईयर का जो टैक्स ईयर 2020 का जो पीरियड है वो आ जाता है। तो आगे जो ना सिलेक्ट की ऑप्शन आ जाती है। जैसे हम सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये टैक्स ईयर 2020 की जो रिटर्न है वो बेसिकली उसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो ये जो ना ओपन हो गया इस तरह पोर्टल। तो अब जो ना हमने डाटा जो ना पहले डिस्कस किया होता, किया गया डाटा हमें चाहिए होगा टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू सैलरीड पर्सन। तो उस डाटा को हम यहाँ में फीड करेंगे वन बाय वन। अब हम इस डाटा को हम एक अज्यूम करते हैं कि ये जो पर्सन है इसकी सैलरी जो ना वो 12 लाख है, जो कि टोटली टैक्सेबल टोटल सैलरी थी इसकी। इसमें जो ना टैक्सेबल सैलरी भी है और इज़ेम्प्टेड सैलरी भी है। अब इसमें ना एक सेकंड कॉलम आ रहा है, इसमें ना एग्जेम्प्टेड वाली जो जितनी अमाउंट होती है वो मेंशन करनी होती है। तो लेट्स सपोज जो ना इसके जो ना डिफरेंट अलाउंसेस के मध्य में, चाहे वो मेडिकल अलाउंस हो या एजुकेशन अलाउंस हो या तो कुछ और ऐसे अलाउंस होते हैं वो जो कि बेसिक सिनेरियो टू सिनेरियो जो ना वो एग्जेम्प्टेड होते हैं या टैक्सेबल होते हैं। तो फिलहाल हम एज्यूम करते हैं कि वो एज़ पर जो ना वो कैलकुलेटेड और फाइनल जो ना वर्किंग इस पर्सन की जो ना बेसिकली 12 लाख टोटल सैलरी थी, और उसमें जो ना इसका 1.5 लाख जो ना एग्जेम्प्टेड सैलरी थी इसकी। तो ये एग्जेम्प्टेड अलाउंस की फॉर्म में जो ना इसकी एग्जेम्प्टेड सैलरी आ गई। तो ये बेसिकली एक 10,50,000 जो ना इसकी टैक्सेबल सैलरी आ गई। अब इसके ऊपर जो है टैक्स स्लैब रेट अप्लाई होगा, जो कि एज़ पर लॉ जो ना इसकी क्या कहते हैं इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये हो गया। दूसरा इसका टैब आ जाता है इसी पोर्टल के ऊपर जो है अदर सोर्सेज वाला। तो पहले जैसे आपको डिस्कस किया हुआ कि अगर किसी पर्सन की ना सैलरी के अलावा भी कोई अदर इनकम है रिगार्डिंग बिजनेस इनकम या कोई प्रॉफिट वगैरह आता है कहीं से, तो वो उसे उसके लिए है कि वो ना दूसरा पोर्टल सेलेक्ट करे, इसको सेलेक्ट ना करें। तो इस पोर्टल में अगर आप आते हैं, तो अगर आपकी ऐसी इनकम है जो कि डिफाइंड नहीं है, तो आपने यहाँ पे जो ना अदर रिसीप्स में जाके ना जो अदर रिसीप्स वाला जो ना टैब उसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे जो ना अदर रिसीप्स वाला जो टैब है ना, इसको ओपन यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो यहाँ से अभी ना आपको ना अगर आपको कोई अदर इनकम है तो आप यहाँ पे मेंशन करके ना उसको क्लियर कर सकते हैं।
तो वो भी ना अकाउंट फॉर हो सकती है। अगर आपकी कोई अदर इनकम है थोड़ी बहुत ऐसी है कि जो कि डिफाइंड नहीं है, तो आप ना इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो वो आपकी जो ना अकाउंट फॉर हो जाएगी। तो ये भी बेसिकली टैक्सेबल इनकम आ गई आपकी। इसके अलावा अगर आपकी कोई फॉरेन सोर्स या एग्रीकल्चर इनकम नहीं है तो वो उसको हम स्किप कर देंगे। तो ये जो ना वो फोर्थ टैब आ रहा है टैक्स चार्जेबल स्लैश पेमेंट्स, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो इसके ना फर्दर जो ना सब टैब्स ओपन हो जाएंगे। तो इसमें जो ना बेसिकली डिडक्टेबल अलाउंस आ रहा है, डिडक्टेबल अलाउंस पे हम चेक कर लेते हैं क्या आता है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, अगर किसी पर्सन ने ज़कात या डोनेशन वगैरह पे की हुई है, या फिर ना उसने जो ना हाउस रेंट के हाउस लोन लिया हुआ उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो ना यहाँ पे अमाउंट अपनी मेंशन कर देगा। तो फर्ज करें इस पर्सन ने जो ना वो 50,000 ज़कात पे की हुई है, उसने कोई हाउस लोन लिया नहीं लिया हुआ तो इसको हम स्किप कर देते हैं। उसका एजुकेशन एक्सपेंस उसका साल का तो बेसिकली 2.5 लाख था उसका एक्सपेंस था, और उसके जो ना 2 बच्चे ना उसका स्टडी कर रहे थे। ये इस हिसाब से ना इसको ना 12,500 का ना उसका ना डिडक्टेबल अलाउंस मिल गया। यानी कि जो उसकी टैक्सेबल सैलरी बन रही थी ना, यहाँ पे एग्जम्प्टेड सैलरी को माइनस करने के बाद जो 10,50,000, इसमें से जो हमने ये डिडक्टेबल अलाउंस आ रहे हैं ना, तो इसमें से ये 12,500 ये भी माइनस हो जाएगा, और ये जो ज़कात की अमाउंट है 50,000 ये भी माइनस हो जाएगी। तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी उसके ऊपर बेसिकली इसका ना टैक्स स्लैब लगेगा। तो ये जो चैरिटेबल डोनेशन है अंडर सेक्शन 61 पार्ट 1 और सेकंड स्केड्यूल, तो ये वो है जो कि ना स्पेसिफाइड लॉ के अंदर ना कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट है, अगर आप उनको जो ना वो डोनेशन देंगे तो वो तभी जो ना उसका डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा, अदरवाइज डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा। तो इस पर्सन ने किसी को ऐसा जो ना ऐसे इदारे को डोनेशन नहीं दी हुई, तो इसको भी हम स्किप कर देते हैं। जी, अब ये ना फोर्थ सब टैब आ रहा है एडजस्टेबल टैक्स। अब इसको हमने देखना है, तो इस पर्सन ने जितनी इसकी सैलरी बन रही थी, ये यहाँ पे आ रही सैलरी फॉर एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149। तो यहाँ पे जितना उसका उस एम्प्लॉयर ने उसका टैक्स विद हेल्ड किया हुआ था उसके मुताबिक जो ना इसने टैक्स जितना विद हेल्ड हो चुका हुआ है, तो यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर देंगे अगर ऑलरेडी टैक्स विद हेल्ड हो चुका हुआ है। अगर टैक्स विद हेल्ड नहीं हुआ तो यहाँ पे कुछ भी आप मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप पहले से इसको ना यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दे देंगे तो बाद में ना मसला होगा, पेनल्टी इम्पोज होगी। अभी हमें कैसे पता लगेगा कि इस पर्सन की कितना टैक्स विद हेल्ड हुआ? तो इसके लिए हम जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ था कि उसने ना अपना विथहोल्डिंग सर्टिफिकेट लेना अपने एम्प्लॉयर से। तो उस विथहोल्डिंग सर्टिफिकेट के ऊपर जो ना अमाउंट मेंशन होगी कि उसका टैक्स कितना विद हेल्ड हुआ था। तो अभी हम देखते हैं कि इस पर्सन की जितनी टैक्सेबल सैलरी बन रही होगी ना, और उस पर जितना टैक्स विद हेल्ड टैक्स अमाउंट बन रही है, तो उसके ऊपर जितना टैक्स बन रहा होगा तो हम अज्यूम करें कि इतना पूरी की पूरी अमाउंट का ना उसका टैक्स विद हेल्ड ऑलरेडी हो चुका हुआ। तो उस अमाउंट को हम ना यहाँ पे टाइप कर देते हैं, फीड कर देते हैं एडजस्टेबल टैक्स में आके। तो ये अमाउंट मेंशन करेंगे, तो कोई भी अमाउंट जिसको हमने एक बार फीड कर दिया हुआ तो आपने कैलकुलेटर के ऊपर ना डबल क्लिक करना है। जैसे डबल क्लिक करेंगे तो अगर उसके बाद भी इन्फॉर्मेशन जो ना ऊपर टोटल नहीं आ रही, तो इसका मतलब आपने ना दोबारा इसको कैलकुलेट करना है। तो ये ऊपर अमाउंट आ गई है। अगर जब तक अमाउंट नहीं आई होगी तो इसका मतलब जो अमाउंट आपकी जो आपने डाटा फीड किया हुआ है तो वो अभी तक सेव नहीं हुआ। तो ये भी जो ना एक इसका कैलकुलेशन का तरीका कार, तो आपने इसको लाजमी जो ना ये थोड़ा सा करना है, अदरवाइज इसको कंसीडर किए बगैर जो ना आपने इग्नोर कर दिया और अपना जो डाटा जो ना बाद में लॉस हो सकता है। तो ये है ना हमने जो विथहोल्डिंग टैक्स का कटा हुआ था वो भी कर लिया हुआ। इसके बाद कंपटीशन भी आते हैं। तो यहाँ पे ना हमारे पास कोई भी ना टैक्स एडमिटेड टैक्स नहीं आ रहा। अगर हमारा कोई टैक्स पेबल बन रहा हुआ तो ये जो ना 9203 वाली जो टैब है एडमिटेड इनकम टैक्स, तो इसमें ना आई टैक्स पेबल आना था, तो वो हमारा फिलहाल कोई टैक्स पेबल नहीं आ रहा। इसके अलावा ना आपको बताते जाएंगे जो एडजस्टेबल टैब वाला जो पोर्शन है, तो उसके अंदर जो ना अगर आपकी जो ना टेलीफोन वगैरह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, अगर आपको उस पर टैक्स भी हेल्ड हुआ पड़ा है तो वो भी बीच में मेंशन हो जाएगा। यहाँ पे ना आपने नंबर मेंशन कर देना जो आपको फ़ोन नंबर होगा, और जो ना उसको आपने बता देना कि किस एंटिटी से था, PTCL का आ गया। तो यहाँ पे जितना आपका टैक्स विद हेल्ड हुआ ना उस पूरे साल का उस PTCL बिल के अगेंस्ट वो अमाउंट आपने मेंशन कर देनी है। वो अमाउंट जैसे मेंशन करने के बाद में ना ऊपर आगे ना आप कैलकुलेटर के ऊपर डबल क्लिक करना है, ताकि जो ना वो अमाउंट जो ना वो ऐड हो जाए। तो इसको ना 2-3 दफ़ा आपने इकट्ठा क्लिक करना है, ताकि वो ना अमाउंट जो ना जो डाटा फीड किया होगा वो सेव होता जाए साथ साथ। तो इस तरह अगर आपने सिर्फ सेल फोन वाला है, अगर आपके मोबाइल नेटवर्क के ऊपर जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो वो भी आप आए होंगे, तो यहाँ पे जो प्लस वाला बटन आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे
तो आपने जो ना वो नंबर मेंशन कर देना, और जो नंबर मेंशन करेंगे उसके बाद जो ना बता देना कि ये जैज़ का है, कंपनी का, या किसका भी है। तो उसको ओके करेंगे हम। तो उसके बाद जो ना जितना आपका एक्सपेंस हुआ होगा पूरे साल के अंदर इस नेटवर्क पे, तो वो अमाउंट मेंशन कर देनी है। और जितना आपका जो ना टैक्स विदहल्ड हुआ होगा, इस नेटवर्क ने टैक्स विदहल्ड किया होगा, तो वो अमाउंट आपने मेंशन कर देनी है। ये अमाउंट हमने मेंशन कर दी। तो इसको ना ऊपर जाके हम कैलकुलेट के ऊपर ना 2-3 दफ़ा इकट्ठा ही टैब क्लिक करेंगे तो अमाउंट जो ना अपडेट हो जाएगी। इसके तरह ना बाकी भी अदर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो रेलिवेंट आपकी होगी, तो वो आपने अमाउंट जो ना वो प्लस में आगे जाके ना उसको अपडेट कर देना है। तो इसके अलावा ये नीचे जो ना प्रॉपर्टी परचेज और सेल्स वाला भी है, तो वो वाली इन्फॉर्मेशन भी है। 236C और के वाला जो डाटा है ना वो भी है, तो वो भी आगे ना मेंशन हो जाएगा एज पर सिनेरियो। तो ये हमने इन्फॉर्मेशन जो ना अपडेट कर दी है मैक्सिमम, जो कि एक सैलरी पर्सन के रेलिवेंट हो सकती है। तो दोबारा कंपटीशन में आते हैं। कंपटीशन जी, ये जो एक्सेसिव टैक्स है हमारा वो बेसिकली रिफंडेबल टाइम में आगे हुआ है। तो हमने जो ना बेसिकली रिफंडेबल इनकम आ रही है, तो बेसिकली ये रिफंडेबल टैक्स आ रहा है। अब ये जो रिफंडेबल टैक्स है इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, तो इसको ना हम अपने ना जो की पॉइंट्स वाला एरिया जो कि हमने इस बाद डिस्कस करेंगे, उसके अंदर ना हमने पॉइंट्स में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो रिफंडेबल टैक्स आता है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, उसको हम कैसे जो ना एडजस्ट करेंगे आगे। जी, आगे हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है वेस्ट स्टेटमेंट वाला। अब वेस्ट स्टेटमेंट का हमारी जो पर्सनल एक्सपेंसेस है और हमारी जो ना बेसिकली एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है, इनको हमने जो ना वो ट्रीट करना, उस इसमें हमने वो वाला डाटा सारा पुट करना है जो कि पर्सनल एक्सपेंस से रिलेटेड होगा, और जो ना आपके पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड होगा उसको हमने ऐड करना है। अब पर्सनल एक्सपेंसेस जितने भी अगर आपके पास 1 बाय 1 इन्फॉर्मेशन है तो आप उसको फीड कर लीजिएगा। अगर आपके पास एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो बेहतर है कि आप जो ना ये जो अदर पर्सनल एक्सपेंस हाउडर एक्सपेंस आ रहे हैं तो आप जो ना आप उसको लमसम वैल्यू डाल दीजिएगा, तो वो भी जो ना मैनेजेबल है। जी, हमने ना कुछ फिगर्स जो ना ज़ूम करके वहाँ पे ऐड कर दी हुई। अब ना कैलकुलेट के ऊपर जो ना डबल क्लिक करेंगे तो ये जो ना इन्फॉर्मेशन जो ना अपडेट हो जाएगी ऊपर। अभी तक अपडेट नहीं हुई तो इसको दोबारा हम क्लिक करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई है। इसका इस तरह जो ना इसका पर्सनल एक्सपेंस की ये वाली अमाउंट आ गई है। आप जो ना हम रिकन्सिलेशन में जाएंगे। रिकन्सिलेशन के अंदर ना बेसिकली जो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, ये वाली वो अमाउंट होगी जो कि इसने अर्न की होगी ड्यूरिंग द ईयर। ये हम जब कंपटीशन वाले टैब में जाएंगे तो वहाँ से ना इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। अब यहाँ पे ना इसके ना इस के 3 पोर्शन आ रहे हैं। एक ये टोटल इनकम आ रही थी सैलरी पर्सन की, और इसमें ना एग्जम्प्टेड वाला पोर्शन आ रहा था 1.5 लाख रुपये। तो ये इसको अलहदा हम ट्रीट करेंगे। और ये जो है ना 10,50,000 प्लस जो ना 2 लाख, इसको ये टोटल मिला के ना 12,50,000 हो जाता है। ये वाली जो इसकी इनकम है बेसिकली ये जो ना नॉर्मल इनकम टैक्स के मुताबिक फॉल कर रही है। अगर हमारी ये अदर इनकम इसकी अदर सोर्स ऑफ इनकम से ना होती 2 लाख, तो ये सिर्फ 10,50,000 नीचे आना था। तो हमने यही जो ना अमाउंट जो ना ये रिकन्सिलेशन वाले टैब में आके इसको जो ना ये पहला टैब आ रहा है इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स, यहाँ पे आके इसको कॉपी कर देना था, टाइप कर देना था ये, और जो ना इसको ना सेव कर देना था कैलकुलेट के ऊपर जो ना डबल क्लिक करके। दोबारा फिर जो ना जो कंपटीशन वाली है टैब, उसमें जो ना 1,50,000 जो इसकी एग्जम्प्टेड इनकम आ रही थी उसको हमने कॉपी किया, और जो रिकन्सिलेशन वाला टैब है उसमें जाके ना ये जो एग्जम्प्ट इनकम एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है ये वाला जो टैब है इसमें हम इसको पेस्ट कर देंगे, और कैलकुलेट के ऊपर ना डबल क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। जी, अब है ना ये हमारा पर्सनल एक्सपेंस वाली भी डाटा फीड हो गया हुआ है, और कंसिडरेशन के अंदर जो ना कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है। तो बाकी हम आते हैं एस्ट्रो लाइबिलिटीज़ की तरफ। अब इस पर्सन का ना हम यहाँ पे कुछ जैसे कि पहले डिस्कस किया होता है, यहाँ पे ना अगर आपकी जो ना कोई प्रॉपर्टी या व्हीकल्स या कोई ऐसा एसेट है जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपने उसके ना 30 जून 2020 के ऊपर जो या क्लोजिंग डेट के ऊपर जो बैलेंस होगा उसको हम मेंशन कर देंगे। तो फ़र्ज़ करें इस पर्सन का जो ना वो प्रॉपर्टी है कोई 10 मरला या किसी लाहौर के किसी एरिया में उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी जो वैल्यू है ना वो 40 लाख है, तो उसको हम डिक्लेयर कर देंगे। इसी तरह अगर कोई और भी इसकी प्रॉपर्टी हुई तो वो यहाँ पे ना प्लस वाले टैब में एंटर करके ना हम उसको ऐड करते जाएंगे। तो इस तरह अगर इसका कोई जो इस भी इसका अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट होगा, तो उसको हम ना ये सामने आ रहा है इन्वेस्टमेंट वाला जो टैब आ रहा है, इसके अंदर सारा ये बैंक अकाउंट वाला भी इसी में हमने ऐड करना है। तो ये सामने प्लस का बटन आ रहा है, तो यहाँ पे जो ना हम बैंक अकाउंट की डिटेल ऐड करके ना उसको भी हम ऐड कर देंगे।
अब इसका जो 30 जून 2020 का बैलेंस होगा वो हम मेंशन कर देंगे। फ़र्ज़ करिए इसका जो बैलेंस है वो 34,000 है, तो इसको कैलकुलेट कर दिया हुआ है। तो इसके अलावा इसके जितने भी एसेट होंगे वो यहाँ पे मेंशन करते जाएंगे, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी उसको ना कैश में ले आएंगे। तो ये जो पर्सन है इसकी बेसिकली पहली रिटर्न थी, तो इसके जो ओपनिंग बैलेंस जो ना हमारे पास शो नहीं हो रहे, तो इसके जो ओपनिंग बैलेंस जो ना बेसिकली खुद ब खुद जो ना वो जो डेट पोर्टल है वो प्रीवियस रिटर्न से उसको फीड करता है, प्रीवियस रिटर्न से उसको ना उठाता है। तो इस केस में ना बेसिकली इस पर्सन की पहली रिटर्न थी, तो ये जो ना हमने इसका प्रीवियस जो वेल्थ स्टेटमेंट का प्रीवियस बैलेंस था उसको हमने 2 मिलियन अज्यूम कर लिया हुआ कि 2 मिलियन बैलेंस था। बाकी जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट के अंदर ना वैल्यू आ रही है। अगर तो ये माइनस में होगी तो इसका मतलब है कि हमने ना फर्दर एसेट्स ऐड करने हैं, और अगर ये वैल्यू जो है ना पॉजिटिव में होगी तो इसका मतलब जो है ना हमारे पास जो ना एसेट एक्सेसिव में आ रहे हैं, हमने जो है एक्सपेंसेस कंज्यूम करने हैं फर्दर। और अब करंट केस में अगर हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू आ रही है ना, तो इसका मतलब हम नेगेटिव वैल्यू का मतलब इसके इतने एसेट जो है हमारे पास शोर्ट है बैलेंसिंग फिगर में, तो उसको ना हम एसेट के अंदर ना ऐड कर देंगे। तो इस तरह अनरिकनसाइल्ड अमाउंट को हमने कॉपी किया है, और जो पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटी वाली ये टैब है उसमें जाके ना जो कैश वाला टैब है उसमें इसको पेस्ट कर लिया हुआ है, और नेगेटिव वाली अमाउंट ख़त्म कर देंगे। और कैलकुलेटर के ऊपर डबल क्लिक करके ना इसको जब जैसे हम सेव करेंगे तो ये जो ना बेसिकली ये अमाउंट ऐड हो चुकी है। तो अब जो ना रिकन्सिलेशन वाली फिगर में दोबारा हम आएंगे तो इसमें ना अनरिकन्साइल्ड अमाउंट में ना ये ज़ीरो वैल्यू आ गई है। तो इसका मतलब है कि ये जो ना वो वैल्यू सेव हो चुकी है, और जो ना हमारी जो ना ये टैक्स रिटर्न है और उसकी जो वेल्थ स्टेटमेंट है वो टोटली फाइल हो चुकी हुई है, तो वो ये टैली भी हो चुकी है, यानी कि रिकन्साइल हो चुकी है। अब इसके बाद क्या करना कि ये वेरिफिकेशन कोड है, वेरिफिकेशन कोड जो आप लगाएंगे, जो आपको वेरिफिकेशन कोड होगा तो वो आपने लगा लेना। अगर आपका वेरिफिकेशन कोड स्किप हो गया आपसे या याद नहीं आ रहा, तो इसको जो ना ये ऊपर जो ना ये क्रॉस पे क्लिक करके हम दोबारा आएंगे, तो सबसे ऊपर जो ना ये चेंज पिन आ रहा होगा, चेंज पिन भी हम क्लिक करेंगे तो ये जो ना हम अपना पिन कोड चेंज कर लेंगे, जो कोई भी आपने जो पिन कोड लगाया हुआ है। दोबारा ड्राफ्ट में आएंगे, ड्राफ्ट में आके डिक्लेरेशन में क्लिक करेंगे तो ये जो ना रिटर्न जो ना ओपन हो जाएगी, जो कि ड्राफ्ट फॉर्म में अवेलेबल है। जब रिटर्न के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना एडिट की ऑप्शन आ जाएगी, एडिट के पे हम ऑप्शन में हम क्लिक करके तो दोबारा फिर ना वेरिफिकेशन कोड अप्लाई करेंगे। तो वेरिफिकेशन कोड अभी जो हमने अपडेट किया हुआ था न्यूली जो लगाया वो लगा के इसको वेरीफाई पिन करेंगे। जैसे वेरीफाई पिन करेंगे तो ये जो ना वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब जो ना हमारी जो रिटर्न है वो रेडी टू सबमिट है। जैसे हम सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो रिटर्न है वो बेसिकली सबमिट हो जाएगी, और सबमिट होने के बाद जो ना ये बेसिकली चली जाएगी आउटबॉक्स के अंदर, ये आउटबॉक्स में चली जाएगी, और ना विद इन फ्यू मिनट्स जो ना बेसिकली ये कम्प्लीट टास्क में रिटर्न आ जाएगी। तो इस तरह जो ना हमारी रिटर्न जो ना बेसिकली सबमिट हो चुकी है, जो कि हमने सैलरी पर्सन की रिटर्न फाइल की है। जी नाज़रीन, ये हमने 5 पॉइंट भी डिस्कस कर लिया हुआ है कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर क्या है, तो उसको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया हुआ कि पोर्टल के अंदर किस तरह जाकर रिटर्न फाइल करनी है, किस तरह डाटा फीड करना है। छठा पॉइंट यह है कि सैलरी टैक्स का जो चलान है वो कैसे क्रिएट करना है, और उसकी ना लाइबिलिटी, अगर उसकी लाइबिलिटी राइज होती है तो अब हम ना इसको देख लेते हैं कि जो सैलरी पर्सन है उसका टैक्स चलान कैसे क्रिएट होगा, वो उसको जल्दी से हम देख लेते हैं। तो जैसे जो एफबीआई की मेन वेबसाइट है वहाँ पे जाके ना ये स्टेटस वाला आइकन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ना ई.एफ.पी वाला पोर्टल आ जाएगा। तो इस पर हम लॉगिन करेंगे तो इस पे पोर्टल में ना अगर स्किप, ये आपके पास सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने नहीं लगाया हो तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। तो स्किप करने के बाद जो ना इसके पोर्टल में हम एंटर हो जाएंगे, और सबसे ऊपर जो टैब आ रहे हैं इसमें ना ई पेमेंट्स का टैब है। ई पेमेंट्स का जो सब टैब आता है क्रेडिट पेमेंट, उसका जो सब टैब आ रहा है इनकम टैक्स, इस पर हम क्लिक कर लेंगे, और जो ना जो टैक्स चलान क्रिएशन वाला जो पोर्टल है उसमें एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो ना जिस टैक्स ईयर का टैक्स पे करना है हमने, जो कि एडमिटेड टैक्स होता है बेसिकली, इसको जो हमने पे करना होगा वो ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। 2020 से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो ना टैक्स पेमेंट नेचर की बात कर रहे थे वो कौन सी होगी वो हमने सेलेक्ट कर ली। तो यहाँ पे ना ये जो हमने अगर हमारी टैक्स लाइबिलिटी के अगेंस्ट जो टैक्स हम पे करने जा रहे हैं तो वो उसको ना एडमिटेड इनकम टैक्स बोलते हैं। तो एडमिटेड इनकम टैक्स हम सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन। उसके बाद जो ना टैक्स पेमेंट सेक्शन है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो टैक्स पेमेंट सेक्शन है जो ना बेसिकली 137 है एडमिटेड इनकम टैक्स, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। और आगे जो ना वो जितना हमारे बाकी जो डाटा जो ना वो सॉफ्टवेयर ने खुद ब खुद सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो उसको ज़रूरत नहीं एंटर करने की। और बाद में अमाउंट बताने का, हमने अमाउंट कितना टैक्स पे करना है। फर्स्ट करें इस टैक्स पेड का जो ना वो 5,000 टैक्स बन रहा था, जो कि उसका लेस टैक्स पे हुआ था, या उसका ना अभी फर्दर लाइबिलिटी स्टैंड करी थी, अभी पे होने वाली है।
तो ये अमाउंट हम 5,000 एंटर कर देंगे और ये ना फिर जब हमने जिस तरह पेमेंट करनी होगी तो वो वाला मोड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो एडीसी वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हमने बैंक में जाके चालान पे करना है तो ये कैश वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो अगर हम ऑनलाइन के मोड सेलेक्ट करते हैं तो वो सेलेक्ट कर लिया और जितनी अमाउंट हमने टोटल ऊपर मैंशन की हुई है वो दोबारा अमाउंट मैंशन कर देंगे 5,000। तो उसके बाद जो ना इसको करके जो ना ये नीचे क्रिएट वाली ऑप्शन आ रही है, क्रिएट क्लिक कर देंगे। अगर यहाँ पे ना ईमेल एड्रेस मेंशन है, अगर आपका ईमेल एड्रेस पहले से मेंशन नहीं है तो वो आपने मेंशन कर देना है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका चालान क्रिएट हुआ होगा वो आपको ना उसकी ईमेल भी चली जाएगी। तो क्रिएट के ऊपर क्लिक कर लिया। जैसे हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो वो कन्फर्मेशन की ऑप्शन मांगता है, कंफर्म कर देंगे। तो कंफर्म जैसे ही करेंगे तो ना वो सिटी पुश का वो आपका पीएससी जनरेट हो चुका हुआ है। तो कोई भी हम सिटी सेलेक्ट करके जो ना सेलेक्ट करेंगे तो नीचे कर्सर को लेकर आएंगे, नीचे प्रिंट की ऑप्शन आ रही है, प्रिंट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये चालान डाउनलोड कर लेगा। और चालान डाउनलोड करके जो ना हमारे पास ये चालान आ जाएगा और ये जो उसके ऊपर पीएससीडी मेंशन है तो इस पीएससीडी के अगेंस्ट जो ना हम ऑनलाइन टैक्स की पेमेंट कर देंगे। जी इस तरह का हमारे पास चालान आ जाएगा जिसमें सारी डिटेल मेंशन है। तो ये पीएससी नंबर है, तो इसको हम ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू जब पेमेंट करेंगे मोबाइल बैंक के थ्रू या ज़्यादा कैश के पैसा के थ्रू, तो विद इन जो ना 15 to 30 मिनट्स जो ना ये सीपीआर इसका क्रिएट हो जाएगा। तो जो कि फिर जो ना पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होगा। जी जैसे ही कोई टैक्स हमारा पेएबल बना रहा हुआ तो अगर हम वो पे हम करेंगे तो उसको जो ना हमने रिटर्न के अंदर जाके ना तो जैसे हम अपने टैक्स को पे कर देंगे तो उसका सीपीआर क्रेडिट हो जाएगा। तो ये पेमेंट की ऑप्शन आ रही है, पेमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ना ये राइट साइड पे प्लस का बटन आ रहा है तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो ना वो वाला चालान जो ना हमें विद सीपीआर नंबर जो ना शो होना शुरू हो जाएगा, उसको हम सेलेक्ट करके जो ना उसको चूज़ कर लेंगे। और उसके बाद जो ना ये डाटा में आकर ना कैलकुलेट के ऊपर जो ना डबल क्लिक करेंगे ताकि जो ना वो अमाउंट जो ना वो सामने जो ना शो हो जाए। और इन केस अगर हमारा टैक्स बन रहा हुआ तो आपको जैसे कि पहले बताया, ये जो एडमिटेड इनकम टैक्स है जो ना इसका जो टैब है यहाँ पे जो ना वो टैक्स शो होना शुरू हो जाएगा और इसके मुताबिक ना टैक्स पे हो चुका हुआ तो यहाँ पे डिक्लेयर हो जाएगा। जी अब हमने ये भी देख लिया कि सैलरी टैक्स वाला जो चालान है वो कैसे क्रिएट करना है। सातवां पॉइंट है कि की पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं विद रिस्पेक्ट टू सैलरी टैक्स रिटर्न भी है और विद रिस्पेक्ट टू जो ना अदर पॉइंट्स भी है, तो उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ये वाले पॉइंट्स भी बहुत अहम है ताकि आपकी ना कोई भी चीज़ ना लीगल पॉइंट से आपकी मिस ना हो जाए या आप ना उसको जो ना वो बाद में गलत तरीके से हैंडल ना कर लें। जी अभी हम कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो कि सैलरी पर्सन की टैक्स रिटर्न 2020 से रिलेटेड है, उसको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। पहली बात है कि पेनल्टी कितनी होगी इन केस अगर हम नॉन फाइलिंग करते हैं। तो टैक्स ईयर 2020 तक की जो ना इसकी पेनल्टी 40,000 थी, तो 2021 तक भी 40,000 रही है। उसके बाद जो ना कुछ कम होना शुरू हुई है, लेकिन अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते टाइमली तो ना उसकी पेनल्टी जो ना 40,000 तक ना आपको बियर करनी पड़ सकती है, जो कि बाद में ला को ना नोटिस भेजेगा सेक्शन 182 के मुताबिक और पेनल्टी फिर पे करनी पड़ेगी। दूसरा पॉइंट है कि ना ये टैक्स ईयर की ड्यूरेशन क्या होती है। तो ये हम आपको पहले भी जैसे बताया हुआ कि बताते जाएं कि अगर टैक्स ईयर बेसिकली जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना टैक्स ईयर जुलाई से जून तक के पीरियड जो है उसको टैक्स ईयर बोलते हैं। और अगर हम टैक्स ईयर 2020 की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जुलाई 2019 से लेकर जून 2020 तक का जो पीरियड है वो टैक्स ईयर 2020 कहलाएगा। तीसरा है कि टैक्स रेट की एप्लीकेबिलिटी, अगर कोई भी और इनकम इंक्लूड होगी तो उसकी ना टैक्स रेट की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, यानी कि टैक्स स्लैब रेट कौन सा लगेगा। आपको बताते जाएँ कि अगर आपकी जो ना सैलरी इनकम और सैलरी इनकम भी है और अदर इनकम भी है, अगर दोनों में का जो पोर्शन है उसको इकट्ठा किया जाए तो जो अगर सैलरी पर्सन है उसकी जो सैलरी इनकम है
उसका पोर्शन 75% या ज़्यादा है का है तो वो उसके ऊपर जो है सैलरी पर्सन जो स्लैब रेट है वो अप्लाई होगा। अगर उसका जो स्लैब अगर उसका जो ना पोर्शन 75% से कम है तो उसके ऊपर जो ना वो जो नॉन सैलरीड पर्सन वाला जो स्लैब रेट है वो अप्लाई होगा। तो एग्जाम्पल से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपकी जो ना सैलरी 12 लाख है और अदर इनकम जो ना 3 लाख है, तो टोटल मिला के जो सैलरी जो ना बेसिक 15 लाख होगी। अब इसमें जो सैलरी इनकम है उसका पोर्शन जो है ना वो 80% बनता है। तो इसका मतलब है कि इस सिनेरियो में सैलरी वाला जो टैक्स स्लैब है वो एप्लीकेबल होगा। चौथा पॉइंट है कि अगर हमारे पास एक्सेसिव टैक्स आता है जो कि हमने ड्यूरिंग द ईयर पे किया हुआ है तो उसकी ना एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, उसको हम क्या करेंगे। तो उसके बाद पहले ये ऑप्शन तो होगी, तो हम ना रिफ़ंड के लिए अप्लाई करके उसको रिफ़ंड उसका कर लें। दूसरी ऑप्शन ये होगी कि हम ना उसको उस टैक्स को कैरी फॉरवर्ड कर लें ताकि हम ना उसको नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट कर सकें। अगर हम ना उस टैक्स को कैरी फॉरवर्ड करते हैं ताकि वो हमारे नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट हो सके, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ना जो जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसका जो एचआर मैनेजर है जो कि पे रोल डिफाइन करते हैं, या फिर जो उसका जो अकाउंट फाइनेंस डिपार्टमेंट है जो कि सैलरी हमारी फाइनल करता है, उसको जो ना अंडरटेकिंग देंगे कि हमारे पास जो ना पहले से मेरा एक्सेसिव टैक्स पड़ा हुआ है जो कि कैरी फॉरवर्ड फॉर्म में है। तो लिहाजा जो ना आपने इस ईयर के अंदर जो मेरी टैक्स सैलरी काटनी है, जो मेरे सैलरी के ऊपर टैक्स काटना है, उसको ना आपने जो ना इसको एडजस्ट करके ना जो रिमेनिंग टैक्स बन रहा होगा तो आपने उतनी अमाउंट ही काटनी है। तो इस तरह जो ना अपना अपना तो इस तरह आप अपनी जो ना टैक्स सेव कर सकते हैं थोड़ी सी ना प्लानिंग करके। पांचवा पॉइंट यह है कि टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल या एग्जेम्प्टेड लॉसेस कौन कौन से होते हैं। तो ये थोड़ी सी लंबी डिटेल डिस्कशन वाली चीज़ है, तो इसको ना लहदा इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। तो ये ना इंशाल्लाह आपको जो ना जल्दी ना अपलोडेड वीडियो मिल जाएगी इसी चैनल के ऊपर जो ना, तो वहाँ पे ना इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे और इससे ना आपको काफ़ी ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि ऐसे कौन से अलाउंसेस है जो कि टैक्सेबल होते हैं और ऐसे कौन से अलाउंसेस हैं जो कि एग्जेम्प्टेड होते हैं। छठा पॉइंट यह कि हमें कैसे पता लगेगा कि मेरी टैक्स रिटर्न सबमिट हो चुकी है कि नहीं हुई। तो इसके लिए ये है कि जैसे आप रिटर्न सबमिट कर लेंगे, जैसे कि अभी हमने रिटर्न फाइलिंग प्रोसीजर में देखा हुआ है, अगर रिटर्न जो आपकी जो ना वो कंप्लीटेड टास्क के अंदर शो हो रही है तो इसका मतलब रिटर्न आपकी सबमिट हो चुकी है। और जैसे रिटर्न सबमिट होती है तो डिपार्टमेंट की तरफ से ऑटोमेटिकली जो ना हमें जो ना वो सेक्शन 120 का ऑर्डर आ जाता है। तो इसका मतलब है कि ये डिपार्टमेंट की तरफ से एक्नॉलेजमेंट है कि आपकी रिटर्न जो ना हमने एक्सेप्ट कर ली हुई है और वो सबमिट हो चुकी है। सातवां पॉइंट है कि अगर हम रिटर्न फाइल करते हैं तो हमारा जो ना नाम जो ना कब जो ना अपीयर की लिस्ट में अपीयर होगा, तो और बैंक की लिस्ट में कब अपीयर होगा। अगर तो रिटर्न जो हमारी पहली रिटर्न सबमिट हो रही है तो और वो रिटर्न हमने जो सबमिट की है वो नॉर्मल प्रोसीजर में सबमिट की हुई है, तो जैसे ही उसकी ड्यू डेट गुजर जाएगी, ड्यू डेट गुजरने के बाद जो ना जो 1 मार्च आएगा, तो 1 मार्च वाले दिन जो ना वो एपीआर के सिस्टम में भी एटीएल की लिस्ट में नाम आ जाएगा और उसका जो अपकमिंग जो मंडे होगा उसमें भी जो ना वो नाम आ जाएगा एपीआर की लिस्ट में। लाइक अभी हम 2020 की बात करते हैं कि अगर हम 2020 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमने रिटर्न फाइल की हुई है नवंबर 2020 के अंदर, जो कि ड्यू डेट से पहले पहले हमने फाइल कर दी हुई थी। लेकिन चूंकि हमारी ये पहली रिटर्न थी तो हमारा जो ना रिटर्न फाइल करने के फ़ौरन बाद जो ना इमीडिएटली नाम नहीं अपीयर होगा। तो जैसे ही 1 मार्च आएगा तो 1 मार्च को एपीआर जो ना एवरी ईयर जो ना अपनी एटीएल लिस्ट अपडेट करता है, जो कि नॉर्मल वे से नॉर्मल प्रोसीजर से रिटर्न फाइल करते हैं। तो जैसे ही वो रिटर्न 1 मार्च की डेट आएगी तो एपीआर के सिस्टम में एटीएल के लिस्ट में नाम आ जाएगा और उस 1 मार्च के जो बाद जो अपकमिंग मंडे होगा उस मंडे को ना बैंक के जो पास जो एटीएल लिस्ट होती है तो उसमें जो ना आपका एटीएल लिस्ट में नाम आ जाएगा जो कि बैंक के अंदर रिकॉर्ड होता है। अगर आप जो ना इमीडिएटली रिटर्न फाइल करके जो ना फाइलर होना चाहते हैं तो उसके लिए ये है कि रिटर्न फाइल करने के बाद जो ना उसका रेलिवेंट जो टैक्स ईयर है उसका जो ना आपने चलान जमा करवाना है 1000 का एटी सरचार्ज वाला, तो आपका जो ना वो सेम डे के अंदर एपीआर के सिस्टम के ऊपर नाम अपीयर हो जाएगा और जो उसका जो बाद जो अपकमिंग मंडे होगा उस मंडे में जो एटीएल लिस्ट होगी तो उसके मुताबिक जो बैंक का रिकॉर्ड होगा तो उसमें भी आपका ना बैंक के रिकॉर्ड के मुताबिक जो ना आपका नाम अपडेट हो जाएगा। तो इसके ऊपर भी ना हमारी लहदा से वीडियो अवेलेबल है, तो आप जो ना वो वीडियो देख के भी जो ना आप गाइडेंस ले सकते हैं। ये हमारी वीडियो रिगार्डिंग जो ना इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ऑफ सैलरी पर्सन 2020 इधर तक की थी। तो उम्मीद है कि ये डिटेल वीडियो में आपको ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का पता लग चुका होगा और आपको ना इजीली जो ना ये वीडियो को देख के जो ना आप अपनी रिटर्न जो ना खुद से फाइल कर सकते हैं।
या अगर आप अपनी कंसल्टेंट से रिटर्न फाइल करवाते हैं तो आप जो ना वीडियो को की बेस पे जो ना अंडरस्टैंडिंग इतनी हो जाएगी कि आप ना उस रिटर्न को जो ना खुद से रिव्यू कर सकते हैं और उसको जो ना आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप जो ना लाजमी तौर पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर जो ना डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा इसी चैनल के ऊपर जो ना अदर वीडियो भी अवेलेबल है रिगार्डिंग SCP, अकाउंट फिनांस, अकाउंट इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ERP, HR, पेरोल और बाकी जो बिज़नेस रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उससे रिलेटेड जो ना वीडियोस अवेलेबल है या फिर जो ना लेटर ऑन अपलोड हो जाएगी। अगर आपकी कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो रिगार्डिंग दिस वीडियो या फिर एनी अदर वीडियो या फिर कोई ऐसा टॉपिक या क्वेश्चन जो कि अभी तक किसी भी वीडियो में हैंडल नहीं हुआ, तो आप फिर भी जो ना वो डायरेक्टली जो ना रब्ता कर सकते हैं, काट के पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो ना पूरी कोशिश होगी कि इसको ना टाइमली रिस्पॉन्ड किया जाए और आपकी जो ना क्यूरी को रिजॉल्व किया जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।